लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक फिनोमिनन है जिसमें फ्यूचरिस्टिक अंदाज में चीज़ों को देखा जाता है और आइडियाज़ को एक्सिक्यूट करने की एबिलिटी जिस शख्स में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी नेशन में वो हो, उसको हम कहते हैं कि उसने लीडरशिप का रोल अज्यूम किया हुआ है। तो आज का जो शो है और आज की जो वीडियो है, ये ग्लोबल लीडरशिप के बारे में है। सो ग्लोबल लीडरशिप से आप समझ गए होंगे कि हम किसी नेशन स्टेट का जिक्र करेंगे, किसी मुल्क का जिक्र करेंगे और जो इस वक्त दुनिया में एक पॉलिटिकल सीन के तहत जो पॉलिटिकल लैंडस्केप डेवलप हो रहा है, उसमें ग्लोबल पावर्स में कौन सी ऐसी पावर है जो इस वक्त लीड कर रही है या उस पावर को डिस्प्लेस करने के लिए कोई और पावर काम कर रही है। इस पे हम ज़रा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। Let's start with the first question. And the first question is, why the world needs some global leader? या ग्लोबल लीडरशिप क्यों चाहिए वर्ल्ड को? इसके बगैर भी तो दुनिया ऑपरेट कर सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बहुत ही यूनिक और मैं कहता हूँ सिग्निफिकेंट टॉपिक किया है आज। शायद पाकिस्तान में कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा, हालांकि हम खुद भी किसी तरह से इसका हिस्सा हैं। लीडरशिप, जैसा कि आपने खुद बताया कि वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो कोई इंडिविजुअल हो, वो कोई नेशन स्टेट हो, उसका बेसिक काम होता है आइडियाज़ जनरेट करना, नैरेटिव बिल्ड करना और फिर एक सेंस ऑफ डायरेक्शन सेट करना। एब्सोल्युटली राइट। अब जब डायरेक्शन सेट होती है तो एक मोमेंटम होता है और उससे फिर रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। उनके ऊपर डिबेट हो सकती है कि रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट एट लीस्ट एक परफॉर्मेंस नज़र आती है। तो लीडरशिप वर्ल्ड के लिए भी, ग्लोबली भी उतनी ही ज़रूरी है या उतना ही ज़रूरी फिनोमेना है जितना कि ये किसी एक स्टेट को चलाने के लिए, किसी एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए है। तो ग्लोबल लीडरशिप इस वक्त अंडर कंटेस्ट है। एक बड़ा ही इंटेंस पावर कंपटीशन चल रहा है जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में ईस्ट वेस्ट स्ट्रगल भी कह सकते हैं। राइट। क्योंकि ईस्ट से नए पावर सेंटर इमर्ज हुए हैं। चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड सिंस 2011। राइट। और फिर अब रशिया जो है उसने भी अपनी जो प्रेजेंस है वो शो की है, स्पेसिफिकली यूक्रेन अटैक के को अगर देखी। और जो यूएस है वो हमारा ग्लोबल लीडर, सिंगल सुपर पावर के तौर पे रहा है सिंस 1991। डिसइंटीग्रेशन के बाद, डिसइंटीग्रेशन, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो यूनिपोलर। राइट। तो जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना ग्लोबल सिस्टम, और जो फिर वर्ल्ड ऑर्डर बनता रहा, यानी बाइपोलर था 45 से 91, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर था। फिर यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसए ने यूनिपोलर वर्ल्ड लीड किया। तो जो लीडरशिप की सीट है वो तो यूएस के पास रही है और पूरी उसके पीछे एक सपोर्ट मैकेनिज्म है इंटरनेशनल सिस्टम की। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इस वक्त एज ऑफ नाउ कौन लीड कर रहा है वर्ल्ड को, तो उसका जवाब है नो। क्यों? उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो है ना, लीडरशिप का ही कंपटीशन चल रहा है। जो पहले से ऑलरेडी लीडर है यूएस, ऑब्वियसली कोई भी अपनी पावर पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता, वो उससे मेंटेन करना चाहते हैं। और जो इमर्जिंग लीडरशिप सेंटर्स हैं, चाइना एंड रशिया, वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। तो ये है करंट स्टेटस। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे ये बताते चलूँ, वकास ने बड़ा अच्छा बताया, कंटेस्ट चल रहा है और ये कंटेस्ट जो है वो रिस्की भी है बड़ा, और बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ग्राहम एलिसन जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के डीन भी रहे हैं और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस भी रहे हैं यूएस के, उन्होंने एक किताब लिखी है, डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थुसिडिटीज़ ट्रैप। थुसिडाइड्स ट्रैप। यस, वो थुसिडिटीज़ ट्रैप जो है वो बेसिकली ये है कि जब एक राइजिंग पावर या इमर्जिंग पावर एक एस्टैब्लिश्ड पावर को चैलेंज करती है तो एक हॉट वॉर हो सकती है, क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड पावर होती है वो बड़ी शेकी हो जाती है और वो बड़ी अपने आप को वल्नरेबल फील करती है डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में क्योंकि यूएस ने स्पेशली वर्ल्ड वॉर
के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद, और उसके बाद बड़ी स्पेसिफिकली डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद एक बड़े ही यूनिलैटरल अंदाज में दुनिया में बड़े सारे एक्शंस किए, rather dominating। हाँ, जिसमें आप देखते हैं कि ये वॉर ऑन टेरर से लेके और बहुत सारी जगहों पे यूएस ने जो एक्शंस किए वो इतने यूनिलैटरल थे कि वो साबित करना चाह रहा था कि उसकी, क्योंकि हार्ड पावर बहुत हाई है यूएस की, सॉफ्ट पावर भी बहुत हाई है लेकिन हार्ड पावर बहुत ज़्यादा है यूएस की। तो ये जो किताब है ये मैं रेकमेंड करूँगा कि ये ज़रूर देखें, इसको पढ़ने की कोशिश करें, और इसका अगर आप पूरा टाइम नहीं है पढ़ने का तो एटलीस्ट इसका अब्रिज्ड वर्जन या इसकी बुक रिव्यू ज़रूर पढ़ें। खैर वकास, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, सेकंड क्वेश्चन, करंटली जो दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर है, what is that world order and which world order or what kind of world order can bring prosperity? अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसको आसान कर देता हूँ पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, या इंडिया में भी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं, क्योंकि मुझे और आपको तो टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएंगी पर उन्हें शायद ना आए। वर्ल्ड ऑर्डर जो होता है ना वो पावर सीक्वेंस होता है। पावर सीक्वेंस से मुराद ये है कि अगर दो सुपर पावर्स हैं या दुनिया में दो डॉन हैं, राइट, तो उसको हम बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं। ये थी 45 से 91 तक, जिसको हम यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, सोवियत यूनियन कहते हैं। अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो 1991 से लेके अगर हार्डकोर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यानी सिंगल सुपर पावर, एक ही डॉन है दुनिया का, तो वो यूएस था। राइट। अब 2011 का ईयर मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, वो इसलिए कि 2011 वो ईयर है जब ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया गया, मान लिया गया कि चाइना हैज इमर्ज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, राइट, आफ्टर यूएस, राइट। तो अब यहाँ से जो वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर वाला है वो ग्रेजुअली डाइल्यूट हो रहा है, धीरे धीरे वो मध्यम हो रहा है या कम हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यूएस कभी नहीं चाहेगा कि उसकी यूनिपोलैरिटी जो हेजेमोनिक एक सेंस है, जो इजारादारी का उसका वो है, वो खत्म हो। लेकिन देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स में तो वो काफी हद तक लूज कर गए हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर में अभी भी कंटेस्ट जारी है। तो इस वक्त कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर इन प्लेस है? इस वक्त अमलगम है, यानी मिक्सचर है, ना पूरा यूनिपोलर है, ना पूरा बाइपोलर है, ना पूरा मल्टीपोलर है, राइट। तो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर अब इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट जो हैं या वर्ल्ड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात पर तो कन्विंस हो गए हैं कि अब जो आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो मल्टीपोलर ही होगा। बट उससे क्या दुनिया में इस्तेहकाम आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, ये कहना कबल वक्त है। वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि कोर वैल्यूज का फर्क है ईस्ट और वेस्ट में। तो देखते हैं अब क्या होता है। राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड, ग्लोबल चैलेंजेस फेस्ड बाय द वर्ल्ड एज सच, लार्ज लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, और दूसरा जो यूएस की डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट करती हैं इन टर्म्स, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द एफर्ट टू ग्रैब पोजीशन ऑफ पावर। यस, तो यूएस का ग्लोबल पॉलिटिक्स का एजेंडा जो है वो यही है कि वो पावरफुल पोजीशन में रहे। जैसे हमने डिस्कस किया है कि वो डेस्टिन्ड फॉर वॉर जो किताब है उसमें जो इमर्जिंग पावर है जब वो एस्टैब्लिश पावर को चैलेंज करती है, तो यूएस क्योंकि एस्टैब्लिश पावर है तो वो पॉलिटिक्स भी वैसे ही खेलता है ग्लोबल लेवल पे। तो एक थोड़ा डोमेस्टिक का उससे लिंक, और जो मेजर चैलेंजेस हैं वो थोड़ा सा जरा सबसे पहले मैं चैलेंजेस बता देता हूँ। इस वक्त दुनिया के बड़े बैन अवी चैलेंजेस कौन से हैं? एक का सबको पता है, क्लाइमेट चेंज, फिर साइबर सिक्योरिटी, और क्योंकि हम साइबर वर्ल्ड में रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी है, और अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यूं कहूँ वर्ल्ड चैलेंजेस को जिस पे कि कंपटीशन चल रहा है, ट्रेड है, टेक वॉर है और सिक्योरिटी है। तो अब ट्रेड, टेक, सिक्योरिटी, ये वाले चैलेंजेस चल रहे हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज भी फॉल कर जाता है, जिसमें ट्रेड का चैलेंज भी फॉल कर जाता है, क्योंकि चाइना तेजी से जो है ना अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है विद द चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल। अब वो आगे जाके कितना परफॉर्म करता है कितना नहीं, ये बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट एक रिप्लेसमेंट तो दिखा रहा है ना चाइना कि उसके पास कुछ है दुनिया को देने के लिए। तो ये वाले चैलेंजेस हैं इस वक्त दुनिया के सबसे अहम। और इस पे देखा जाए तो जो सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं राइट नाउ, उनको एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर स्पेस को कैसे गवर्न करना है
उसके ऊपर हमारे पास अभी तक कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटी है ही नहीं। राइट। तो ये हैं ग्लोबल चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज टॉप ऑफ द लिस्ट है, और उसका क्योंकि हमारी प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो एट स्टेक है। जब प्लैनेट ही नहीं होगा तो लड़ेंगे कहाँ? यस। राइट। तो ये तो हैं ग्लोबल चैलेंजेस। और जो यूएस की डोमेस्टिक पॉलिसीज है वो इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे मैं प्ले आपको आउट बताता करती हूँ, है? एसडीजीज का गोल का अचीव होना भी एक ग्लोबल चैलेंज ही है। अब आते हैं यूएस वाली बात पे। देखें, प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे जिनका आइडिया था कि वर्ल्ड पीस के लिए एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लीग ऑफ नेशंस। फिर बेचारे वही प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे जो यूएस को लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना सके। राइट। हिस्टोरियंस का, पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कंसेंसस है कि अगर यूएस उस वक्त बन जाता मेंबर तो एक ग्लोबल लीडरशिप मिलती और शायद वर्ल्ड वॉर 2 ना हो। लेकिन वो क्यों नहीं करवा सके? वो इसलिए नहीं करवा सके कि यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट को सेनेट से अप्रूवल चाहिए होती है। अब जो 2 पार्टी सिस्टम वाली पॉलिटिक्स है ना यूएस की डोमेस्टिक, रिपब्लिकन्स के सेनेटर ज्यादा हो गए बट प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स का है, तो वो उन्हें टफ टाइम देते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो इससे आप देखें कि यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम से पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स अफेक्ट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितना कितना बड़ा इवेंट हो गया। अच्छा, इसको करंटली अगर मैं प्लेस करूं तो प्रेसिडेंट ओबामा ने JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से एक एग्रीमेंट किया जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करवाया गया वगैरह वगैरह। बट इलेक्शन ईयर था यूएस में। अब यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ईरान इस तरह से पेंट कर दिया गया है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है ना, अगर एक पार्टी ने कोई रियायत दे दी ना ईरान को तो दूसरी पार्टी ने इसको इलेक्शन का स्कोर कार्ड बना लेना है। यही वजह है कि एग्रीमेंट के बावजूद यूएन ने भी सैंक्शंस लिफ्ट कर ली ईरान से, EU ने भी काफी हद तक, यूरोपीय यूनियन ने लिफ्ट कर ली, बट यूएस ने नहीं की। तो काज है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ट्रंप ने तो आके ही उससे बैकआउट कर लिया। फिर बाइडन साहब आए, बाइडन साहब ने दोबारा इन किया यूएस को उस एग्रीमेंट में, बट अब एग्रीमेंट अपनी रेलेवेंस शायद खो चुका हुआ है। तो आप ये देख लें कि ऑल क्रेडिट गोज टू यूएस डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड द 2 पार्टीज पॉलिटिक्स, हाउ इट इज अफेक्टिंग, ये किस तरह पूरी दुनिया की सियासत को या अमन को या सलामती के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। राइट। थैंक यू विकास, आपने ये ग्लोबल लीडरशिप को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया और बड़े सादा ज़बान में एक्सप्लेन भी कर दिया व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned for more Join Tracks.